नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग केमिकल काइनेटिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि क्लास 12th है, एनसीईआरटी केमिस्ट्री है, यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स। इसमें एनसीईआरटी को कवर करते हुए जो कि फिजिकल केमिस्ट्री है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के साथ साथ आउटसाइड की थोड़ी इन्फॉर्मेशन जरूरी है। एनसीईआरटी से लिंक रहेगी, एनसीईआरटी बेस्ड रहेगी, एनसीईआरटी के एकदम बाहर नहीं रहेगी। तो एनसीईआरटी को क्लियर कर समझते हुए हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटल बोर्ड पे एनसीईआरटी एंड अदर इन्फॉर्म जो एनसीईआरटी को समझने पे हेल्प करे वो चीज़ें, और एनसीईआरटी तो है ही, ये दो चीज़ें डिजिटल बोर्ड पे कवर करेंगे। फिर लास्ट में विद इन 2 मिनट एनसीईआरटी का पेज आप लोग सामने रहेगा, आप हमारे साथ रीड करते रहिएगा। एनसीईआरटी की बुक सामने होनी चाहिए, तभी वीडियो का फ़ायदा मिलेगा आपको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं हमको कवर क्या करना है। और पर चैप्टर में एनसीईआरटी की खास बात एक होती है, हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में वो ऑब्जेक्टिव लिखा रहता है। ऑब्जेक्टिव में वो उस चैप्टर में आपको क्या क्या कवर करना है, उस चैप्टर में क्या क्या कवर है, या आपको क्या क्या रीड करना है, क्या क्या पढ़ना है, वो चीज़ें दी रखती है। तो उसको जरूर पढ़ा करिए चैप्टर पढ़ने के पहले। तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए, पहले इस चैप्टर में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा आर बटा डेल्टा टी प्लस माइनस डेल्टा आर बटा डेल्टा टी रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन देखेंगे। एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का डिफाइन करेंगे और उसका इक्वेशन देखेंगे। सेकंड, एक्सप्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आइदर ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट विद द टाइम। तो यहाँ एक्सप्रेशन है, ऊपर डिफिनीशन है। तो सेकंड टॉपिक मतलब फर्स्ट और सेकंड रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है। थर्ड टॉपिक जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन द एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। थर्ड टॉपिक आपकी थ्योरेटिकल है, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बीच में डिफरेंस करना है। फोर्थ टॉपिक डिफरेंशिएट बिटवीन द मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंस करना है। एंड नेक्स्ट रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना है। इसके अगले टॉपिक में हमको पढ़ना है डिस्कस डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड द कैटालिस्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन रेट, टेम्परेचर पे और कैटालिस्ट पे, इसको डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक है डिराइव इंटीग्रल रेट इक्वेशन। इंटीग्रल रेट इक्वेशन को डिराइव करना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक डिटरमाइन द रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो एंड द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन करना है जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इसका फार्मूला देखना है। एंड लास्ट टॉपिक है डिस्क्राइब द कॉलिजन थ्योरी। तो एनसीईआरटी पेज को जस्ट भी लास्ट में ऐड करेंगे, पहले डिजिटल बोर्ड पे ये जो पेज वाइज जो लिखा है एनसीईआरटी में उसको समझते हुए हम डिजिटल बोर्ड पे आते हैं, फिर पेज लास्ट में लाएंगे। आ जाइए पेज बोर्ड पे। अब यहाँ से ध्यान से हम लोग ध्यान से एनसीईआरटी के बुक के साथ इसको ध्यान से देखिए। केमिकल काइनेटिक्स जो कि यूनिट 4 है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एनसीईआरटी ये समझाने की कोशिश कर रही है कि व्हाट इज द केमिस्ट्री, मतलब बेसिक डिफिनेशन उन्होंने बताया चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स के। तो केमिस्ट्री होती क्या है, तो केमिस्ट्री जो होती है वो रिलेटेड होती है, केमिस्ट्री की डिफिनेशन होती है क्या, केमिस्ट्री आप बोलोगे चेंज इन सबस्टेंस। सबस्टेंस मान लीजिए कोई एक सबस्टेंस है, उसकी कुछ डिफाइंड प्रॉपर्टी होगी, हर एक सबस्टेंस की अपनी डिफाइंड प्रॉपर्टी होती है। सबस्टेंस विद डिफाइंड प्रॉपर्टी के साथ है, सबस्टेंस विद डिफाइंड प्रॉपर्टी, ये डिफाइंड प्रॉपर्टी के साथ जो डिफाइंड प्रॉपर्टी वाला जो एक सबस्टेंस है वो चेंज हो रहा है अदर सबस्टेंस में विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी, चेंज टू अदर सबस्टेंस विथ डिफर प्रॉपर्टी, मतलब इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी जो पहला वाला सबस्टेंस था उससे। और ये किसके द्वारा हो रहा है, एक सबस्टेंस दूसरे सबस्टेंस में कन्वर्ट हो रहा है, वो किसके द्वारा, बाई केमिकल रिएक्शन के द्वारा, बाई केमिकल रिएक्शन के द्वारा। तो यही होती है आपकी केमिस्ट्री की बेसिक डिफिनेशन। वन सबस्टेंस विद डिफाइंड प्रॉपर्टी कन्वर्टेड टू द अनदर सबस्टेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी कॉल्ड केमिस्ट्री। नाउ एक केमिस्ट, अगर एक केमिस्ट है तो वो किसी केमिकल रिएक्शन को देख के उस केमिकल रिएक्शन की क्या चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। एक केमिस्ट केमिकल रिएक्शन में 3 चीज़ें जानने की कोशिश करेगा, 3 चीज़ को फाइंड आउट करेगा। केमिकल रिएक्शन को पूरी तरह समझने के लिए एक केमिस्ट है, मान लीजिए आप केमिस्ट हैं, तो आप कोई केमिकल रिएक्शन दी गई, तो आप उसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए, कम्प्लीटली उस रिएक्शन को समझने के लिए आप उस रिएक्शन की बेसिक 3 इन्फॉर्मेशन आप पहले पता करेंगे। क्या क्या, केमिकल रिएक्शन का आप देखेंगे फिजिबिलिटी, वो फिजिबल है कि नॉन फिजिबल है, फिजिबिलिटी। सेकेंड, आप केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए देखेंगे एक्सटेंट उसका,
केमिकल रिएक्शन का एक्सटेंट। एंड थर्ड थिंग आप चेक करेंगे केमिकल रिएक्शन का रेट या स्पीड चेक करेंगे या स्पीड जानेंगे उसका। तो फिजिबिलिटी कैसे पता करें किसी केमिकल रिएक्शन की फिजिबिलिटी किसी केमिकल रिएक्शन का प्रेडिक्ट करने के लिए हम थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। किसी केमिकल रिएक्शन की फिजिबिलिटी किसकी हेल्प से कर सकते हैं प्रेडिक्ट हम? थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से, जो कि आप लोग थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th में पढ़ चुके हो। थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन फिजिबल है कि नॉन फिजिबल है। अब आप क्लास 11th का टॉपिक याद कर दीजिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन फिजिबल कब होती है, कब नॉन फिजिबल होती है। कोई भी रिएक्शन थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग कब फिजिबल कब नॉन फिजिबल। तो देखिए फिजिबल कब होगी, जब डेल्टा जी निगेटिव होगा। डेल्टा जी निगेटिव होगा तो फिजिबल होगी। डेल्टा जी निगेटिव का मतलब डेल्टा जी 0 से कम होगा। डेल्टा जी लेस देन 0 होगा तो केमिकल रिएक्शन फिजिबल होगी। और अगर यही पॉजिटिव होता तो नॉन फिजिबल होती। आई होप कि 11th में आप लोग का 11th का टॉपिक थोड़ा सा याद होगा, नहीं याद होगा तो यहाँ पे हमने बता दिया। और अगर डेल्टा जी यही पॉजिटिव होता ये आपकी फिजिबल के लिए, अगर ऐसी कंडीशन है तो रिएक्शन फिजिबल होगी। लेकिन अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है तो नॉन फिजिबल होगी। तो रिएक्शन कैसी होगी, रिएक्शन नॉन फिजिबल होगी, नॉन फिजिबल रिएक्शन होगी। अब सेकंड, केमिकल रिएक्शन का एक्सटेंट कैसे पता करेंगे आप? किसी केमिकल रिएक्शन का एक्सटेंट डिटरमाइन करने के लिए किसे डिटरमाइन करते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम से। ये भी आप लोगों ने 11th में ही पढ़ लिया होगा केमिकल इक्विलिब्रियम। अब थर्ड, किसी केमिकल रिएक्शन का स्पीड या रेट पता करने के लिए किसकी हेल्प से रेट पता करेंगे? रेट पता करेंगे हम या स्पीड पता करेंगे केमिकल रिएक्शन का केमिकल काइनेटिक्स की हेल्प से। केमिकल काइनेटिक्स की हेल्प से, केमिकल काइनेटिक्स। अब यही केमिकल काइनेटिक्स हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो अब आते हैं केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स पे आते हैं। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? केमिकल काइनेटिक्स, व्हाट इज द केमिकल काइनेटिक्स? बेसिक डिफिनेशन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द केमिकल काइनेटिक्स, व्हाट इज द केमिकल काइनेटिक्स, या डिफाइन केमिकल काइनेटिक्स को आप डिफाइन करिए। तो कैसे डिफाइन करेंगे आप? तो केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ, आप ये बोलेंगे केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री है, केमिकल का ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ, केमिकल काइनेटिक्स में किसकी स्टडी करते हैं हम लोग? स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तीन चीज़ की स्टडी इसमें करते हैं केमिकल काइनेटिक्स हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल रेट ऑफ रिएक्शन, स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म, एंड इस रेट ऑफ जो रिएक्शन इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की मैकेनिज्म एंड देयर मैकेनिज्म एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ये तीन चीज़ें हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं। क्या क्या? स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके नाउ, तो ये तो आपकी होगी केमिकल काइनेटिक्स की डिफिनीशन। आप ऐसे डिफाइन करोगे ये कि ब्रांच ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी स्टडी करते हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में। अब केमिकल काइनेटिक्स में जो काइनेटिक वर्ड है वो डिराइव्ड है ग्रीक वर्ड से। केमिकल काइनेटिक्स का जो काइनेटिक वर्ड है, इस केमिकल काइनेटिक्स में जो काइनेटिक वर्ड है वो किससे डिराइव्ड है? काइनेटिक्स वर्ड डिराइव्ड है काइनेसिस से। ग्रीक वर्ड काइनेसिस से। काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। काइनेसिस का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। ठीक है, तो जो काइनेटिक्स है ये किससे डिराइव्ड है? काइनेसिस, ग्रीक वर्ड काइनेसिस। काइनेसिस क्या है? ग्रीक वर्ड है, इससे डिराइव्ड है, जिसका मतलब है मूवमेंट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ एनसीईआरटी में दे रखा है तो आप इसको जानते रहिए, जानने में कोई बुराई नहीं है, पता होना चाहिए। हाँ काइनेटिक, ये ग्रीक वर्ड काइनेसिस से डिराइव्ड है, जिसका मीन्स होता है मूवमेंट। ओके नाउ, अब थर्मोडायनेमिकली हम लोग केमिकल रिएक्शन, अभी हम जस्ट ऊपर देखे हैं, जो ऊपर जस्ट हम लोग देख के आएंगे। थर्मोडायनेमिकली हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की हम लोग क्या पता कर सकते हैं? थर्मोडायनेमिकली थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। थर्मोडायनेमिकली
ये पता कर सकते हैं कि रिएक्शन फिजिबल है कि नॉन फिजिबल है, उसकी फिजिबिलिटी पता कर सकते हैं हम लोग, फिजिबिलिटी। बट रेट जो है, रेट पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, केमिकल काइनेटिक्स। रेट पता करने के लिए केमिकल काइनेटिक्स की हेल्प से करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स, अब एक रिएक्शन है जो कि खास रिएक्शन है, सबको पता भी होगी, नहीं सबको नहीं पता होगी, जो केमिस्ट्री पढ़ता होगा उसी को पता होगी। डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है, डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है। तो डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है, तो ये रिएक्शन फिजिबल है कि नॉन फिजिबल है, रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, होती है कि नहीं होती है, ये प्रूफ होता है थर्मोडायनेमिकली। थर्मोडायनेमिकली बताया गया है कि डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है, बट इसको केमिकल काइनेटिक्स से प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन वेरी 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 स्लो होती है। यानी डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट तो होता है, लेकिन इतना स्लो कन्वर्ट होता है, इतना स्लो कन्वर्ट होता है कि आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, यानी नॉट प्रेडिक्टेबल है, नॉट प्रेडिक्ट। इसका रेट जो इसकी नॉट प्रेडिक्टेबल, इसका रेट जो है नॉट प्रेडिक्टेबल है, यानी कि बट इसको प्रूफ किया गया किससे, थर्मोडायनेमिकली। इसीलिए बोला थर्मोडायनेमिकली जो होता है बताया जाता है, थर्मोडायनेमिकली प्रूफ है कि फिजिबल है कि ग्रेफाइट डायमंड जो है ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है, मतलब हीरा ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है। तो एनसीईआरटी एक लाइन लिख रखी है कि मोस्ट पीपल थिंक अबाउट डायमंड है, डायमंड है ना, डायमंड डायमंड ही रहता है, वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट नहीं होता, बट नहीं, ये गलत है। डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है, थर्मोडायनेमिकली ये प्रूफ है, थर्मोडायनेमिकली फिजिबल रिएक्शन है। अलग बात है कि वेरी वेरी स्लो होता है, जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। ओके, बट डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है। चलिए, अब जो फर्स्ट पेज है आप केमिकल काइनेटिक्स का, उसको देख लीजिए। उसका मैंने अब तक जितना है 11 मिनट में फर्स्ट पेज डिजिटल बॉडी बता दिया। अब आप एनसीईआरटी की लाइन रीड करिए, खुद से भी रीड करिए, यहाँ मैं आपके लिए रीड भी कर रहा हूँ, देखते रहिए। लाइन आप अपना खुद से रीड करिए, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। ओके गुड। चलिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल काइनेटिक्स, जो कि आपकी यूनिट नंबर 4 है 12th की, इसमें दे रखा है आपका रेड लाइन में, केमिकल काइनेटिक्स हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ केमिकल रिएक्शन अकर। केमिकल काइनेटिक्स मदद हेल्प करता है कि आप केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही है, इसको समझने में केमिकल काइनेटिक्स हेल्प करता है। अकेले नहीं, और भी हैं, थर्मोडायनेमिक्स भी है, इक्विलिब्रियम भी है, बट हाँ उसमें केमिकल काइनेटिक्स का रोल है। आगे देखते हैं केमिस्ट्री की डिफिनीशन। फर्स्ट पैराग्राफ में आपका बेसिक केमिस्ट्री की डिफिनीशन, केमिस्ट्री बाय इट्स वेरी नेचर इज कंसर्न्ड विथ change substance with well defined property are converted by chemical reaction into the other substance with different property। ये हो गया, ये सबको पता है। अब कोई फॉर एनी केमिकल रिएक्शन एक केमिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट, किसी केमिकल रिएक्शन के लिए केमिस्ट क्या कोशिश करेगा, ट्राई फाइंड आउट करने के लिए किसी केमिकल रिएक्शन के लिए। तो जो वर्ड अंडरलाइन कर रहे हैं हम रेड से, उसको ध्यान दे दीजिए। किसी केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए उसमें 3 चीज़ें कोई केमिस्ट फाइंड आउट करना चाहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिबिलिटी, सेकंड एक्सटेंट, थर्ड स्पीड। ये 3 चीज़। फिजिबिलिटी कैसे पता करेगा, फिजिबिलिटी विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन विच कैन बी डिटरमाइंड बाय द विच कैन बी प्रेडिक्ट बाय द थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्सली मतलब मीन्स डेल्टा जी लेस देन 0, यानी निगेटिव रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो वो केमिकल रिएक्शन फिजिबल होगी। बट अगर डेल्टा जी पॉजिटिव रहेगा तो केमिकल रिएक्शन जो है नॉट फिजिबल होगी, मतलब नॉन फिजिबल होगी। एक्सटेंट को कैसे डिटरमाइन करेंगे, एक्सटेंट अगर कोई एक्सटेंट है तो उसकी केमिकल रिएक्शन डिटरमाइन होगी विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, डिटरमाइन फ्रॉम द केमिकल इक्विलिब्रियम। और स्पीड ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कैसे करेंगे, या टाइम टेकन बाय ये रिएक्शन टू रीच द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम रिएक्शन को इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में जो लगा समय होता है वही होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन। इसको हम डिटरमाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो ये 3 चीज़ें हो गई, जबकि इन तीनों में से ए बी सी में आपने ए और बी 11th में पढ़ चुके हैं, मतलब थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम। अब सी वाला जो है आपका, ये आप पढ़ रहे हो 12th में, केमिकल काइनेटिक्स। इसमें आ जाओ आप लोग। along with feasibility and extent, it is equally important to know that the rate and the factor controlling the rate of chemical reaction for its complete understanding। फिजिबिलिटी और एक्सटेंट के साथ साथ इक्वली इम्पॉर्टेंट है रेट भी, रेट और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करने वाला फैक्टर। इतना चीज़ आप स्टडी कर लोगे तो केमिकल रिएक्शन को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर पाओगे आप। फिर यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखा है आपका, ये एग्जांपल दे रखा है जैसे विच पैरामीटर डिटरमाइन हाउ रैपिडली फूड गेट स्पाइल्ड। फूड कितनी फास्टली, कितना रैपिडली स्पाइल्ड हो रहा है, इसको डिटरमाइन करने के लिए क्या पैरामीटर है। हाउ टू डिजाइन
रैपिडली सेटिंग मटेरियल फॉर द डेंटल फिलिंग। डेंटल फिलिंग में जो मटेरियल होता है, डेंटल मटेरियल होता है, जैसे लेजर फिलिंग होती है, सिल्वर एमलगम फिलिंग होती है, कई टाइप की फिलिंग होती है। तो उस फिलिंग मटेरियल को टीथ कैविटी में, जो टीथ में कैविटी होती है उसमें फिल किया जाता है, तो कितनी जल्दी फिलिंग वो टीथ कैविटी में सेट हो जाए, तो उसका सेटिंग टाइम होता है। हर एक मटेरियल का अलग अलग सेटिंग टाइम होता है। लेजर फिलिंग मिनटों में सेटिंग क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। लेकिन वही सिल्वर एमलगम फिलिंग 2 से 3 घंटे लेता है। उसका रीज़न है क्योंकि उसके अंदर जो सेटिंग मटेरियल होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है केमिकल रिएक्शन स्लो और फास्ट की होता है, बट वो चीज़ यहाँ का नहीं है। ठीक, बस इतना जानते रहिए कि वो आपका केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड है। एंड व्हाट कंट्रोल द रेट एट विच फ्यूल बर्न इन ऑटो इंजन। ऑटो इंजन में जो इंजन जब फ्यूल को बर्न करता है तो किस उसका रेट कौन कंट्रोल करता है, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको केमिकल काइनेटिक्स से मिलेगा। तो अब बेसिक है व्हाट इज द केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स की डिफिनेशन आपको यहाँ से मिल रही है, ये ध्यान से, branch of the chemistry which deals with the study of reaction rate and their mechanism called the chemical kinetics। ये आपकी chemical kinetics की definition है। ब्रांच ऑफ, यहाँ पे लिखना चाहिए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द रिएक्शन रेट एंड देयर मैकेनिज्म कॉल्ड द केमिकल काइनेटिक्स। एंड वर्ड काइनेटिक्स डिराइव्ड किससे, वर्ड काइनेटिक्स डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड काइनेसिस, जिसका मतलब होता है मूवमेंट। एंड थर्मोडायनेमिक्स टेल्स, थर्मोडायनेमिकली क्या बताता है, सिर्फ रिएक्शन की फिजिबिलिटी बताता है, जबकि केमिकल काइनेटिक्स वेयर एज केमिकल काइनेटिक्स टेल्स अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में केमिकल काइनेटिक्स बताता है। तो ये चीज़ आपका हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए थर्मोडायनेमिकली डाटा इंडिकेट डायमंड सेल कन्वर्ट टू ग्रेफाइट, बट इन रियलिटी डायमंड कन्वर्ट टू ग्रेफाइट तो होता है, बट रियलिटी कन्वर्जन रेट वेरी वेरी स्लो होता है। इतना स्लो होता है, convergence rate is so slow that the change is not predictable at all। the change diamond converted into the graphite and this change not predictable, but this change proved by the thermodynamically this reaction are feasible reaction। यानी कि ये thermodynamically proved है, यानी ये thermodynamically feasible reaction है। therefore most people think about this is not a possible, मतलब diamond is not convert to the graphite, diamond is diamond, most people think about, but this is not true। diamond convert to graphite, this is reality and this is proved by the, किसके द्वारा प्रूफ हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स, बाय द थर्मोडायनेमिक्स, विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिएक्शन फिजिबल होती है। ये पेज आपका इतना हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है आपका, नेक्स्ट पेज आप सीखने को आपका टॉपिक है 4.1। मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हुआ, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। यहाँ स्टार्ट का पेज नंबर, मतलब केमिकल काइनेटिक्स का आप 4.1 टॉपिक ओपन करिए। 4.1 पे आपका पढ़ना है 4.1 टॉपिक नंबर 4.1, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये आपका टॉपिक है, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अब इसमें आप समझिए केमिकल रिएक्शन का रेट। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ रेट के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रेट, ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ से लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेट। आप ध्यान से सुनते रहिए, आपको याद भी होता रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ रेट, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कितनी कैटेगरी में, ऑन द बेसिस ऑफ रेट के बेसिस पे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। वो 3 कैटेगरी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फर्स्ट कैटेगरी फास्ट रेट से, ऐसी रिएक्शन जिसकी रेट फास्ट रेट हो, ऐसी रिएक्शन जिसकी रेट स्लो रेट हो या वेरी स्लो हो तो स्लो, सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी मॉडरेट, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसकी स्पीड या जिसका रेट क्या हो, मॉडरेट हो। तो ये 3 रेट आपका हो गया, स्लो, फास्ट और मॉडरेट। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का ये 3 टाइप की कैटेगरी हो गई ऑन द बेसिस ऑफ द रेट। एक तो एक जिसका रेट फास्ट हो, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसका रेट स्लो हो, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसका रेट मॉडरेट हो। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अरे कौन सी रिएक्शन है जिसका रेट फास्ट है, किसका स्लो है, किसका मॉडरेट है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फास्ट केमिकल रिएक्शन। तो
कौन सी रिएक्शन फास्ट केमिकल रिएक्शन है, जो वेरी फास्ट होगी, सेकंडों में जो हो जाएगी, वो रिएक्शन फास्ट केमिकल रिएक्शन होगी। उसका एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर ए आप लिख सकते हैं यहाँ पे। जब सिल्वर नाइट्रेट को, मतलब वेरी फास्ट रिएक्शन, पहले समझ जाइए, वेरी फास्ट रिएक्शन ऐसी केमिकल रिएक्शन इसमें नॉर्मली कौन सी रिएक्शन आएंगी फास्ट केमिकल रिएक्शन में, या इसी को बोला जाएगा इंस्टेनियस रिएक्शन। ध्यान दीजिए, फास्ट केमिकल रिएक्शन को आप यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए ये थोड़ा सा एनसीईआरटी से आपका एनसीईआरटी में फास्ट मिलेगा, फास्ट केमिकल रिएक्शन को ही आप बोलोगे इंस्टेनियस। वेरी क्विक जो होती है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। अब ये फास्ट रिएक्शन, जो वेरी फास्ट रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन जनरली आयनिक स्पीशीज, जिसमें मतलब आयनिक रिएक्शन जो होती है, जितनी भी आयनिक रिएक्शन, जनरली जो आयनिक रिएक्शन होती हैं वो फास्ट रिएक्शन होती हैं। जितनी भी आयनिक रिएक्शन होती हैं वो फास्ट रिएक्शन होती हैं। इनका टाइम होता है सेकेंडों में भी टाइम नहीं होता है, मतलब टाइम में भी लिखेंगे तो आप लोग, मतलब इतना फास्ट होती है, सोचो इसको कंप्लीट होने में सिर्फ इतना टाइम लगता है, 10⁻⁻16 सेकंड, मतलब 1 सेकंड भी टाइम नहीं लगता है। रिएक्शन को कंप्लीट होने में 1 सेकंड भी टाइम नहीं लगता, इतना कम टाइम है, 10⁻16 सेकंड, 10⁻16 सेकंड कंप्लीट होने में इसको टाइम लगता है। अब कुछ एग्जांपल लिख देते हैं, ऐसी कौन सी आयनिक रिएक्शन है, ऐसी कौन सी फास्ट है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है। यहाँ पे एग्जांपल आप देख लीजिए, एग्जांपल नंबर ए, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद द सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 रिएक्ट विद द सोडियम क्लोराइड NaCl। ये आयनिक रिएक्शन है और वेरी फास्ट रिएक्शन है या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है। अब बनता है AgCl, वाइट PPT बनता है AgCl का, एंड NaNO3, ये वाइट PPT है, वाइट PPT बनता है इसका। सेकेंड एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इसमें बी, फास्ट रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन में, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये भी आयनिक रिएक्शन की कैटेगरी का है। इसमें जो बनता है BaSO4 का वाइट PPT बनता है, BaSO4 का वाइट PPT बनता है, एंड 2HCl। थर्ड एग्जाम्पल, HCl के रिएक्शन आप NaOH से करवा देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl की रिएक्शन NaOH से करवाएंगे तो ये भी फास्ट रिएक्शन ही है। इसमें प्रोडक्ट आएगा आपका सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस, ये भी आयनिक रिएक्शन है, प्लस वाटर। तो एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल फास्ट रिएक्शन के या वेरी फास्ट रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन के मेमोराइज होने चाहिए। और ये तीनों की तीनों आयनिक रिएक्शन है, और टाइम इनको कंप्लीट होने में ओनली 10⁻⁻16 सेकंड लग रहा है, मतलब इतना कम टाइम। अब सेकंड कैटेगरी हम लोग देखते हैं वेरी स्लो रिएक्शन या स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन, ये ऐसी रिएक्शन होती है जो प्रोसीड होती है वेरी स्लो, मतलब इनको कंप्लीट होने में दिन या मंथ लग सकता है। मतलब सेकंडों वाली जो 10⁻60 सेकंड हो रही थी, 16 सेकंड में हो रही थी, वो वेरी फास्ट थी। अभी वेरी स्लो है तो इनको कंप्लीट होने में वेरी स्लो मंथ लग सकता है, डे लग सकता है, ईयर भी लग सकता है। तो इतनी स्लो ये होती हैं। तो टाइम टेकन टू प्रोसीड, वेरी स्लो रिएक्शन, टाइम टेकन टू कंप्लीट लिखते हैं, टाइम टेकन टू कंप्लीट विथ डे, मंथ और ईयर, तो वेरी स्लो रिएक्शन की कैटेगरी में आएंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप नोट करेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा होगा कि लोहा, घर में जो लोहा पड़ा होता है, आप जिस दिन लोहा लाएंगे उसके 1-2 दिन 10 दिन बाद तो जंग उसमें लग नहीं जाएगा। लोहे को आप रखेंगे, वहाँ पे नमी रहेगी, मॉइस्चर रहेगी। अगर ऐसी जगह रखेंगे आप लोहे को, वहाँ पे मॉइस्चर आ रही है, मतलब उससे पानी पड़ रहा है, तो लोहा जल्दी जंग खा जाता है। लेकिन अगर आप मॉइस्चर एयर से बचा के रखे हो तो फिर भी जंग खाएगा, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद जंग खाएगा। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो रिएक्शन होती है, लोहे में जो जंग लगती है, आयरन में जो रस्टिंग लगता है, वो वेरी स्लो रिएक्शन होता है। उसमें ये जो रिएक्शन होती है वेरी स्लो होती है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन ध्यान दीजिएगा। एंड एक एग्जाम्पल आप ये वेरी स्लो का रिएक्शन का याद रखिए। सेकंड आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं,
कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन की रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर पे करवाने पर मिथेनॉल बनता है एट रूम टेम्परेचर पे। ये भी वेरी स्लो रिएक्शन की कैटेगरी में है, यानी वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जांपल है ये आपका हो गया, बट एट रूम टेम्परेचर पे, तो वेरी स्लो रिएक्शन हो गया। अब थर्ड कैटेगरी जो थी आपकी मॉडरेट रिएक्शन थी, मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। थर्ड मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। तो मॉडरेट केमिकल रिएक्शन देख लीजिए, मॉडरेट केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिनकी रिएक्शन ना बहुत फास्ट हो ना बहुत स्लो हो, मीडियम हो, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जो प्रोसीड हो विथ मेजरेबल रेट, मेजर मतलब मीडियम रेट से एट नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो वो होती है मॉडरेट रिएक्शन, या इसी को स्लो रिएक्शन आप बोल सकते हो, ठीक है। स्लो रिएक्शन मतलब वेरी स्लो नहीं, मतलब मीडियम में स्लो है, ओके। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। मोस्टली, हाँ ध्यान दीजिएगा, मोस्टली जो रिएक्शन जो होती हैं वो नेचर में यही मॉडरेट वाली रिएक्शन होती हैं, मॉडरेट केमिकल रिएक्शन होती हैं। फिलहाल इसका एग्जांपल आप देख लीजिए मॉडरेट केमिकल रिएक्शन का। एग्जांपल में आप लिख सकते हो ए, नहीं मेमोराइज करना है। फर्स्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ द ईस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ द ईस्टर, ये होती है मॉडरेट रिएक्शन। जैसे यहाँ पे हम लिखें ईस्टर एक CH3 COO C2H5 इथाइल एसीटेट है, ईस्टर है ये, प्लस एल्कलाइन एक NaOH, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करनी है इस ईस्टर की, तो प्रोडक्ट में आपको मिलेगा ये रिएक्शन जो हो रही है मॉडरेट स्पीड से हो रही है। सोडियम एसीटेट मीन्स CH3 COONA CH3 COONA प्लस C2H5OH, सोडियम एसीटेट और इथेनॉल मिल रहा है। तो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर जो है मॉडरेट केमिकल रिएक्शन की कैटेगरी में आ जा रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल बी, इन्वर्जन ऑफ द केन शुगर इन एक्वस सोल्यूशन, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन एक्वस सोल्यूशन, ये भी मॉडरेट रिएक्शन है। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन, आप केन शुगर का इन्वर्जन करवाइए एक्वस सोल्यूशन में, तो जो स्पीड होगा वो मॉडरेट स्पीड से होगा। तो ये एग्जांपल आपको एटलीस्ट इतने तो याद ही होने चाहिए। और आप और भी याद करना चाहते हैं, एक एग्जांपल और लिख लीजिए, एक एग्जांपल और याद कर लीजिएगा, डीकम्पोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन परऑक्साइड, डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, यानी H2O2 का आप डिकम्पोजिशन करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर के 2 मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन में, ये होता है मॉडरेट रिएक्शन। ये भी मॉडरेट रिएक्शन की कैटेगरी में है ये रिएक्शन, ओके। एक रिएक्शन डी वाला आप डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ये भी याद कर सकते हैं, ये भी मॉडरेट की कैटेगरी में आएगा। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ये भी मॉडरेट रिएक्शन है, तो N2O5 का आप डिकम्पोजिशन करवा देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 4NO2 प्लस O2, ये भी मॉडरेट केमिकल रिएक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये आपका हो गया केमिकल रिएक्शन का तीनों, फास्ट, स्लो एंड मॉडरेट। अब आ जाइए आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन पे, रेट ऑफ रिएक्शन के फार्मूले पे और उसके डेफिनेशन पे, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का आप फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन पूछ लिया, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मेन डेफिनेशन अगर पूछ लिया कि डिफाइन करिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, या डिफाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन होती है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान से, चेंज इन कंसंट्रेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इन कंसंट्रेशन लिखिए, चेंज इन कंसंट्रेशन, अच्छा किसकी कंसंट्रेशन चेंज हो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ऑफ किसकी किसकी, रिएक्टेंट की एंड प्रोडक्ट की, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ किसके साथ, विथ टाइम के साथ, विथ टाइम, विथ टाइम, कॉल्ड क्या बोला जाएगा इसको,
कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान से फिर से दिख रहा है, गुड। रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, डिफाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप बोलेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ टाइम कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ये सिंपल सी इसकी डिफिनीशन हो गई रेट ऑफ रिएक्शन की। एंड रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मतलब मीन्स दिस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, इट इज ए ऑलवेज, ऑलवेज लिखेंगे मोर बेटर रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसका अगर मैथमेटिकली लिखें तो रेट ऑफ रिएक्शन ROR, रेट ऑफ रिएक्शन को मैं शॉर्ट में ROR लिख रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू लिख सकते हैं आप चेंज इन कंसंट्रेशन, वो जो डिफिनीशन है उसको ऐसे लिख देते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट अपॉन टाइम। ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। डिफिनीशन को मैंने बस मैथमेटिकली लिख दिया, तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला हो गया। अब इसको और मैथमेटिकली लिखने एक्सप्रेशन में मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा T प्लस माइनस क्या भी मैं जस्ट बता रहा हूँ। फिलहाल रेट ऑफ रिएक्शन को R से डिनोट कर रहे हैं, R यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन है, यहाँ पे मैं R क्या है यहाँ पे, R यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, और डेल्टा C चेंज इन कंसंट्रेशन है, चेंज इन कंसंट्रेशन है, डेल्टा T चेंज इन टाइम है। अब यहाँ पे प्लस माइनस मैंने क्यों लिख रहा है, प्लस माइनस न्यूमेरिकल में ज़्यादा मोर क्लियर हो जाएगा, बट यहाँ पर भी जान जाइए प्लस जो है विथ किसके रेफरेंस में लगाया गया है, प्लस प्रोडक्ट कंसंट्रेशन के रेफरेंस में लगाया गया है। ठीक है, किसके रेफरेंस में, प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट के लिए लगाया गया, और नेगेटिव जो है रिएक्टेंट के रेफरेंस में लगाया गया, रिएक्टेंट चेंज इन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के रेफरेंस में। तो ये चीज़ हो गया। अब अगर सिंपल पता हो गया होगा तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड में एक चीज़ बता रहा हूँ। इसको एनसीईआरटी ने दो तरीके से लिखा है रेट को। एक तो ये चेंज इन कंसंट्रेशन है दोनों की, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की दोनों की। मान लीजिए चेंज इन कंसंट्रेशन रेट निकाल रहे हैं हम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे लिखेंगे, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अच्छा मैं जरा इसको जैसे मान लीजिए आपको लिखना है चेंज इन, ये चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम है, ये रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन में दो होता है रेट ऑफ रिएक्शन, एक तो कोई रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मान लीजिए रिएक्टेंट है कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो T1 पे जब टाइम T1 था रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R1 थी, सपोज कर लीजिए, सपोज हाइपोथेटिकली T2 टाइम पे था तो रिएक्शन की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R2 हो गई। T1 टाइम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन शुरू में P1 थी। आफ्टर T1 जब कुछ सम टाइम के बाद जब टाइम T2 हो गया तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन P2 हो गई। अगर आप ध्यान से धीरे धीरे समझ जाएंगे कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कुछ टाइम के बाद घट जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कुछ मतलब फाइनल टाइम पे बढ़ जाती है। आप धीरे धीरे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते जाएंगे समझ में आ जाएगा। तो इसलिए लिखा जाता है रेट ऑफ, जब रिएक्टेंट का रेट लिखा जाता है तो उसके साथ डिसअपीयरेंस लगाया जाता है। मीन्स रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता होगा, मतलब जैसे रिएक्टेंट है अभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है मीन्स, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। इसलिए जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखते हैं तो उसके साथ डिसअपीयरेंस लगाते हैं, और जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखते हैं तो उसके साथ अपीयरेंस लगाते हैं। रीजन यही है कि रिएक्शन टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, तो इसलिए डिसअपीयर अपीयर लगाया जाता है। तो मैं यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्टेंट लिखता हूँ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अब यहाँ पे डिसअपीयरेंस लगाने का पर्पज यही है क्योंकि इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, इसको आप ऐसे लिखेंगे R इज इक्वल टू माइनस में डेल्टा R चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डेल्टा R मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम डेल्टा T। ये आपका रेट ऑफ
डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट हो गया। नेगेटिव साइन इसलिए लिया क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन घट रही है। अब यही रेट ऑफ प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे तो वहाँ पे अपीयरेंस लिखेंगे, मीन्स रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। अब इसका रेट कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट आर इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो अपीयर हो रहा है, तो पॉजिटिव में डेल्टा पी ब्रैकेट अपॉन डेल्टा टी, तो आपका ये हो जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। अब ये चीज़ आप ग्राफ से समझिए ज़रा, मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ। ये रहा आपका वाई एक्सिस जिस पे कंसंट्रेशन दिखाएंगे, वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन, एक्स एक्सिस पे टाइम। तो जब कोई रिएक्शन होती है, मान लीजिए रिएक्शन ऊपर है, यहाँ पे रिएक्शन आपको, ये देखिए रिएक्शन थोड़ा सा, ये आपकी रिएक्शन दिख रही है, ये रिएक्शन से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है। टाइम t1 पे रिएक्टेंट r1 था और प्रोडक्ट p1 था, t2 पे रिएक्टेंट r2 हो गया और प्रोडक्ट p2 हो गया। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, रिएक्टेंट तो घट रहा है। मान लीजिए कंसंट्रेशन यहाँ पे रिएक्टेंट जो है, मैं रिएक्टेंट का ग्राफ खींच रहा हूँ तो रिएक्टेंट का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि जब टाइम जीरो था, जैसे भी स्टार्ट होने वाली थी इनिशियल टाइम पे, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम थी, सबसे ज़्यादा थी, R1 ज़्यादा था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता गया और रिएक्टेंट का अमाउंट घट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती गई, डिक्रीज होते होते देखिए यहाँ तक आगे डिक्रीज होती जा रही है। इस टाइम पे यहाँ पे आ गई है, ग्राफ आप देखना जानते होंगे, इस टाइम पे यहाँ पे आ गई है, इसके सीध पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे कंसंट्रेशन आ जाएगी रिएक्टेंट की, तो ये रिएक्टेंट का ग्राफ बनेगा। एंड प्रोडक्ट का अगर ग्राफ खींचें, प्रोडक्ट का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा आपका, प्रोडक्ट टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो पहले प्रोडक्ट तो जीरो था शुरू में जब रिएक्शन इनिशिएट होने वाली थी, तो यहाँ पे जीरो था, और जैसे टाइम बढ़ता गया प्रोडक्ट बनता गया और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता गया। तो ये आपका जो रेड वाला ग्राफ है ये प्रोडक्ट का ग्राफ हो गया, और ये वाला जो येलो वाला ग्राफ है ये रिएक्टेंट का ग्राफ हो गया। तो समझ में आ गया होगा कि टाइम के साथ कैसे कंसंट्रेशन किसका बढ़ रहा है, किसका घट रहा है, किसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। ग्राफ से भी मैं ये लाइन थोड़ा डिलीट कर दूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन बन जाएगा। ये ग्राफ, ये लाइन रिएक्टेंट के नीचे से, अब सही है, गुड। ये तो रिएक्टेंट का जो आपका ग्राफ है वो नीचे जा रहा है टाइम के साथ, और प्रोडक्ट का ग्राफ जो है ऊपर जा रहा है। तो ये चीज़ आपको यही पता, इसीलिए आप ग्राफ से भी देख लीजिए और ऐसे भी। अब आप लोग आ जाइए अपनी एनसीईआरटी के पेज पर। अब आप इस पेज पे देखिए, इस पेज पे आपको कुछ चीज़ें जो स्किप करनी है एनसीईआरटी में वो आप स्किप कर सकते हो, मतलब कुछ लाइनों का कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। जो लाइनों का मतलब है मैं वही चीज़ें आप ध्यान से समझते चलिएगा, और मैं एक्स्ट्रा में बता ही रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपकी एनसीईआरटी की लाइन क्लियर होती चले। इस पेज पे आपको इतना देखना है, काइनेटिक स्टडी नॉट हेल्प अस टू डिटरमाइन द स्पीड और रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन बट आल्सो डिस्क्राइब द कंडीशन बाय विच द रिएक्शन रेट कैन बी अल्टर्ड। काइनेटिक्स ओनली स्पीड या केमिकल रिएक्शन का रेट ही डिटरमाइन नहीं करता, उसके साथ साथ वो रिएक्शन के रेट की कंडीशन जो उसको अल्टर करती है उसको भी डिस्क्राइब करता है केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स को डिटरमाइन या केमिकल काइनेटिक्स को कंट्रोल करने वाले अदर फैक्टर जो होते हैं, उस अदर फैक्टर का कुछ नाम जो कि हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसे कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट, ये 4 थिंग्स जो हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। दिस इज फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। And at the macroscopic level, we are interested in the amount reacted are formed and the rate of their consumption or formation. तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ कंजम्पशन पे हम लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लोग लास्ट थ्योरी जो पढ़ेंगे कॉलिजन थ्योरी, उसमें इन्वॉल्व रहता है रिएक्शन मैकेनिज्म में एक तो ओरिएंटेशन मॉलिक्यूल का और मॉलिक्यूल की एनर्जी, यानी ओरिएंटेशन एंड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग कॉलिजन थ्योरी में डिस्कस करेंगे। अब इस पैराग्राफ में आप कुछ है नहीं, इसको स्किप करके आगे आ जाइए। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मेन टॉपिक 4.1 रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। इसमें जो हमने अभी एग्जाम्पल लिखवाया है
वहाँ से कुछ एग्जाम्पल आप ध्यान दीजिएगा। और एनसीईआरटी में क्या लिखा है ये आप देख लीजिए। सम रिएक्शन, जैसे एक आयनिक रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन क्या होती है, वेरी फास्ट, याद है, आयनिक रिएक्शन और वेरी फास्ट। अब पीछे जाइए, वहाँ पे जब 3 कैटेगरी डिवाइड किया गया था, फास्ट, स्लो एंड मॉडरेट। तो आयनिक रिएक्शन में बोला था जो फास्ट रिएक्शन होती है, वेरी फास्ट रिएक्शन यानी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन जो होती हैं वो आयनिक रिएक्शन, जितनी भी आयनिक रिएक्शन होती हैं इंस्टेंटेनियस या वेरी फास्ट होती हैं, जो कि 10⁻16 सेकंड में कंप्लीट हो जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल ध्यान से मेमोराइज होना चाहिए। एग्जाम्पल में आएगा सिल्वर क्लोराइड, प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। कैसे सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन, आप पीछे जाके देखिए, अकर साइमल्टेनियसली बाय मिक्सिंग ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का आप रिएक्शन करवाएंगे तो वाइट पीपीटी आएगा सिल्वर क्लोराइड का। एक हो गया, ये वेरी फास्ट रिएक्शन हो गई। ऑन अदर हैंड सम रिएक्शन वेरी स्लो, कुछ रिएक्शन वेरी स्लो। वेरी स्लो वाली कौन सी रिएक्शन है, वेरी स्लो वाली, वेरी स्लो रिएक्शन जो होती है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। जो लोहे में आयरन, लोहे में जंग लगता है, जो रस्ट होता है आयरन, वो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में होता है। और ये वेरी किस कैटेगरी की रिएक्शन होती है, वेरी स्लो कैटेगरी की रिएक्शन है। एंड आल्सो देयर आर रिएक्शन विल लाइक इनवर्जन ऑफ केन शुगर, ये थर्ड वाली टाइप की रिएक्शन है जो कि मॉडरेट होती है। इनवर्जन ऑफ केन शुगर एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च विच प्रोसीड विथ मॉडरेट स्पीड। तो मॉडरेट स्पीड की 2 रिएक्शन इसमें एनसीईआरटी ने दे रखा, इनवर्जन ऑफ केन शुगर एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। ओके, तो ये आपका एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए कि कौन सी स्लो में आ रही है, कौन सी मॉडरेट में, कौन सी वेरी फास्ट में आ रही है। तो मैंने शुरू में डिस्कस हम लोग कर चुके हैं ये। अब नेक्स्ट, यू मस्ट बी नोइंग द स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज एक्सप्रेस टर्म ऑफ चेंज इन द पोजीशन और डिस्टेंस। इसको आप स्किप करिए, इस लाइन से आप आ जाइए। सिमिलरली द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन और द रेट ऑफ द रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन द यूनिट टाइम। आपको शुरू में याद हो गया होगा कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम कॉल्ड द स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन। अब टू बी मोर स्पेसिफिक इट कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ, इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होगी विद टाइम के साथ, एंड रेट ऑफ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है उसका रेट ऑफ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो इंक्रीज होती है। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन में जो प्रोडक्ट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखते हैं पॉजिटिव में लिखते हैं और रिएक्टेंट को नेगेटिव में लिखते हैं। अब यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन एनसीईआरटी ने दे रखा है, जैसे कि हम लोगों ने देखा है शुरू में थ्योरी में। अज्यूमिंग दैट द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेंस, वॉल्यूम इस केमिकल रिएक्शन का अपने पूरे सिस्टम का आप एज्यूम करो कि कांस्टेंट है, और यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। 1 मोल रिएक्टेंट और प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल प्रोडक्ट P। इफ़ R1 एंड P1 ये कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट प्रोडक्ट की रिस्पेक्टिवली टाइम T1 पर, एंड टाइम T2 पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन R2 और P2 है। तो यहाँ पर चेंज इन टाइम डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1 हो जाएगा। ये तो सिंपल सा है। चेंज इन कंसंट्रेशन आपका डेल्टा आर R2 माइनस फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की R2 माइनस R1। ऐसे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डेल्टा P इज इक्वल टू हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट P2 माइनस इनिशियल प्रोडक्ट P1। तो स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाया गया, स्क्वायर ब्रैकेट जो लगाया गया है R और P के साथ, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वो एक्सप्रेस कर रहा है मोलर कंसंट्रेशन। आप अगर किसी रेट की मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिख रहे हो तो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ही लिखोगे, वो मोलर कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करता है। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर का मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट, शुरू में हम लोग डिस्कस किए हैं, डिक्रीज होता है तो डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा आर अपॉन टाइम। आप ऐसे लिखिए सीधा अगर लैंग्वेज में लिखना है, बट आप अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है तो निगेटिव लगाना पड़ेगा आपको। ये निगेटिव इंपॉर्टेंट है लगाना, क्यों? क्योंकि निगेटिव ये बताता है कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज हो रही है, तो माइनस में डेल्टा आर बाय डेल्टा टी आपको लिखना पड़ेगा, या लैंग्वेज में लिखेंगे तो डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, सिंपल सा। अब ऐसे प्रोडक्ट का आप नेक्स्ट पैरा पे आ जाइए, नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 97 पे। अब इस वाले पेज पे आ जाइए। ये सब थ्योरी में करो, मतलब प्रीवियस मतलब एनसीईआरटी के जो पेज 97 पे आप पहुंच चुके हैं न्यू वाले एनसीईआरटी में, जिसकी ओल्ड वाली एनसीईआरटी होगी 95 पेज पे होगा, ठीक है, पेज नंबर 97। तो
इसके पहले जस्ट इसी वीडियो में शुरू के वीडियो आप देखिए, ये थ्योरी मैंने कन्वर्ट डिजिटल बोर्ड पे कवर कर चुके हैं, पूरे अच्छे से समझा चुके हैं। अब वही चीज़ यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में दिखा रहे हैं कि हाँ आप एनसीईआरटी को भी मत छोड़िए। तो एनसीईआरटी में आप देखिए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी विद टाइम के साथ, तो इसलिए बोला जाता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इक्वल टू आप लैंग्वेज में लिखोगे तो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन लिखोगे, और अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेस करोगे तो पॉजिटिव में डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिखोगे। पॉजिटिव में इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट अपीयर होगा टाइम के साथ, इसलिए पॉजिटिव में लिखा जा रहा है। यहाँ पे बता भी रखा है सिंस डेल्टा आर इज निगेटिव क्वांटिटी, सो एज इसका मतलब हो गया डेल्टा आर इज निगेटिव क्वांटिटी, एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीज इट इज द मल्टीप्लाई विथ -1 टू मेक द रेट ऑफ रिएक्शन इज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये चीज़ हो गया। एंड इक्वेशन जो आप अभी इक्वेशन इसके पहले देखे थे 4.1, जिसमें आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट देखे थे नेगेटिव में डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, एंड रेट ऑफ अपीयरेंस अभी 4.2 देख रहे हो आप, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू पॉजिटिव में डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ये क्या है, दोनों की दोनों एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। अब यहाँ पे ग्राफ से समझाने की कोशिश किया है एनसीईआरटी ने, एवरेज रेट डिपेंड अपॉन द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट एंड टाइम टेकन फॉर द चेंज टू अकर। मतलब एवरेज रेट डिपेंड करता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे और टाइम पर भी डिपेंड करता है। और यहाँ दोनों ग्राफ हमने दोनों ग्राफ एक में करके दिखाया है, एनसीईआरटी ने अलग अलग करके दिखाया है। तो आप टाइम एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या होता है, टाइम के साथ डिक्रीज होता है। तो देखो पहले कंसंट्रेशन इनिशियल पे आर नॉट जो है वो बहुत ज़्यादा है इनिशियल पे, मतलब 0 पे, लेकिन टाइम T1 पे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की थोड़ी घट गई, टाइम T2 पे थोड़ा और घट गई, टाइम T पे एकदम से घट गई है। तो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ रिएक्टिंग कंसंट्रेशन घटती आ रही है, इसलिए इसका ग्राफ ऐसे मिल रहा है, डिक्रीजिंग ग्राफ। तो जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपका मिल रहा है माइनस में डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। प्रोडक्ट का ग्राफ देखिए टाइम एक्स एक्सिस पे एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वाई एक्सिस पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 पे मतलब इनिशियल में प्रोडक्ट 0 था, और जैसे जैसे टाइम बीतता गया रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता गया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती गई और ग्राफ ऐसे मिला। इसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इस ग्राफ से प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ रहा है। आप इन दोनों ग्राफ को अगर एक साथ बनाओगे तो दोनों ग्राफ को एक साथ बनाने पर आपको ये ऐसा कुछ फिगर देखने को मिलेगा, जो कि मैंने शुरू में बना भी रखा है। आप शुरू की वीडियो चेक करिए, इसी वीडियो में शुरू में बन रखा है, आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा। अगर यहाँ आप कंसंट्रेशन लिखिए, यहाँ पे टाइम लिखिए, तो रिएक्टेंट का ग्राफ ऐसा आएगा और प्रोडक्ट का ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा। रिएक्टेंट का ग्राफ तो ये हो गया और प्रोडक्ट का ग्राफ को आपको ऐसे कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़, और वही चीज़ इन्होंने क्या कर दिया एनसीईआरटी ने, सेपरेट करके दिखाई। देखिए दोनों सेपरेट हैं, और थोड़ा अब क्लियर दिख रहा होगा, क्लियरली विजिबल होगा। ओके, नाउ इस ग्राफ का स्लोप, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम के बीच का जो ग्राफ है, उसका स्लोप क्या रहा है, उसका स्लोप आ रहा है आपका माइनस dr बाई dt। अभी ये इंस्टेंशियस रेट की बात हम कर रहे हैं, इंस्टेंशियस रेट की बात अभी नहीं की है, जस्ट ये इंस्टेंशियस रेट है ना, ये इंस्टेंटेनियस रेट है। तो आर इंस्टेंशियस रेट इक्वल टू माइनस में dr बाई, फार्मूला वही रहेगा, बस यहाँ में माइनस में dr बाई dt लगा है, यही आपका स्लोप है। एंड इधर इंस्टेंटेनियस एवरेज रेट आपका, तो डेल्टा एवरेज के साथ आप डेल्टा लगाएंगे, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी एवरेज रेट हो गया, लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट ए आर इंस्टेंटेनियस है, डी पी बाई डी टी ये स्लोप हो गया। इस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव में है, पॉजिटिव डी पी बाई डी टी, और इस ग्राफ का स्लोप निगेटिव में है, निगेटिव में माइनस डी आर बाई डी टी रिएक्टेंट वाले का। अभी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ये भी जो बात हुई है ये एवरेज की बात हुई है। यानी कि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन ROR का दो रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं। एक तो रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज, एवरेज के लिए आप लिखेंगे डेल्टा माइनस में प्लस माइनस डेल्टा C बाई डेल्टा टी, प्लस माइनस डेल्टा C बाई डेल्टा टी। अब ये डिपेंड करेगा कि किसका आप एवरेज रेट लिख रहे हो। एवरेज रेट लिख रहे हो आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट की रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर रिएक्टेंट का रेट लिख रहे हो तो आप आर एवरेज लिखोगे, आर एवरेज माइनस में डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी,
प्रोडक्ट का लिखोगे, प्रोडक्ट का आप लिखोगे पॉजिटिव में डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये आपका हो जाएगा आर एवरेज। बट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे आप? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू रिएक्टेंट के लिए माइनस में डी आर बाई डी टी, माइनस में डी आर बाई डी टी, और प्रोडक्ट के लिए आप लगा पॉजिटिव में डी पी बाई डी टी। ए मतलब इंस्टेंशियस पूछे तो आप डी लिखोगे डी, और एवरेज पूछे तो डेल्टा के साथ लिखोगे, बस इतना सा अंतर है। ये चीज़ आपका हो गया। अब यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ यूनिट की बात कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल भी देख लेंगे। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है? तो यूनिट ऑफ रेट, जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है वो मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये इसकी यूनिट होती है रेट ऑफ रिएक्शन की। क्योंकि अगर आप फार्मूला देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन का, तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम है, और कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर होती है। ऊपर ये देखिए, ये चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम है, चाहे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चाहे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की यूनिट तो मोल पर लीटर ही होती है। रेट का तो फार्मूला ये डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, ऊपर भी जस्ट लिखे हैं प्लस माइनस में। तो कंसंट्रेशन की यूनिट होगी मोल पर लीटर अपॉन टाइम की यूनिट सेकंड हो गई, तो मोल पर लीटर पर सेकंड इसकी सिंपल सी यूनिट हो जाएगी। अब चलिए एक क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग, बेसिक क्वेश्चन है सिंपल सा। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक टॉपिक और देख लीजिए, एक्स्ट्रा टॉपिक है ये टॉपिक आपका रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ फॉर्म लिख रखा है, इन रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ स्टाइकियोमेट्री, स्टाइकियोमेट्री। तो स्टाइकियोमेट्री के फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिएक्शन को कंसीडर करते हैं। मान लीजिए रिएक्शन दे रखे हैं हम, क्वेश्चन 1, M1A प्लस N1B, N1B लीजिए, N1B इक्वल टू प्रोडक्ट में क्या बनेगा, N1P प्लस N2R। ठीक, इसका आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए। कैसे लिखेंगे इसका रेट ऑफ रिएक्शन आप? देखिए, प्रोडक्ट की साइड कौन सा है? प्रोडक्ट रिएक्टेंट की साइड, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, गुड। इधर की साइड जो राइट साइड है वो प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट का रेट लिखते समय आप निगेटिव साइन यूज करोगे, जो भी स्टाइकियोमेट्री रहेगी उसको 1 बाई कर दोगे। जैसे ए रिएक्टेंट ए और बी है, इसका स्टाइकियोमेट्री M1 और N1 है, तो इसका रेट लिखते समय, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखते समय आप क्या करोगे, रिएक्टेंट का माइनस में स्टाइकियोमेट्री 1 बाई कर दोगे, यानी M1 है स्टाइकियोमेट्री तो 1 बाई M1 हो गया। और कंसंट्रेशन आप ऐसे लिखोगे DA बाई DT, ऐसे इसका। अब दूसरे वाले रिएक्टेंट का बी रिएक्टेंट है, इसका स्टाइकियोमेट्री N1 है तो 1 बाई N1 नेगेटिव में 1 बाई N1 DB बाई DT। ऐसे आप प्रोडक्ट का आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, ये रिएक्टेंट का हो गया आपका। प्रोडक्ट का आप लिखोगे तो प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट, इसका कैसे लिखोगे आप, इसका आप पॉजिटिव में करोगे। स्टाइकियोमेट्री वही रूल है, स्टाइकियोमेट्री 1 बाई में हो जाएगा, 1 बाई N1 DP बाई DT, एंड पॉजिटिव में 1 बाई N2 DR बाई DT, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। सिंपल ये रिएक्शन थी। अब चारों को आप क्या करिए, और ऐसे लैंग्वेज में बोलेंगे तो ये आपका हो जाएगा रेट ऑफ
डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए आपको हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट बी, ए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पी एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट आर। ओके, चारों के चारों आप इक्वल हैं, ये चीज़ आप अब एक चीज़ नोट पॉइंट करके ध्यान में रखिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्टली ही बोल दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जो निगेटिव साइन होता है वो रिप्रेजेंट करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही, इसलिए निगेटिव साइन लिखा जाता है। मैं यहाँ पे ये चीज़ लिख देता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन, दोबारा लिख रहा हूँ, पहले लिख चुका था एक बार शुरू स्टार्टिंग में। रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स ऑलवेज, हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जो निगेटिव साइन होता है ना, ध्यान से, नेगेटिव साइन, अब यहाँ कन्फ्यूज कर रहा है, निगेटिव क्यों लिख रहा है? निगेटिव साइन रिप्रेजेंट क्या करता है? निगेटिव साइन रिप्रेजेंट डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बस सिंपल सा ये कि निगेटिव साइन जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की घट रही है उसको रिप्रेजेंट करता है। रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये ध्यान देना है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, वो तो निम्न बेसिक क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आप H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI, इसका रेट ऑफ, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए। राइट डाउन ROR, चलिए लिखिए। ये रिएक्टेंट, ध्यान दीजिए, रिएक्टेंट है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट को आपको नेगेटिव में शो करना है, प्रोडक्ट को पॉजिटिव में। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा आपका माइनस में, कोई स्टोइकियोमेट्री वो नहीं है तो माइनस में DH2 बाई dt। I2 का रिएक्टेंट I2 है तो नेगेटिव में ये भी रहेगा, माइनस में DI2 बाई dt। प्रोडक्ट को पॉजिटिव में लिखना है तो पॉजिटिव में, अब स्टोइकियोमेट्री 2 है तो 1/2 हो जाएगा, पॉजिटिव में 1/2 DHI, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HI अपॉन dt। ये इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन हुई है। ऐसे आप किसी भी रिएक्शन के लिख सकते हैं। और भी और क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आप लिखिए। क्वेश्चन 3 सिंपल सा रिएक्शन आपको दे रहे हैं, 2SO2 प्लस O2 इक्वल टू 2SO3। राइट डाउन ROR, राइट डाउन रेट ऑफ रिएक्शन, इसका रेट ऑफ रिएक्शन राइट डाउन करिए। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? सिंपल, जो रिएक्टेंट है उसको नेगेटिव में रखना है आपको। 2SO2 है, SO2 का स्टोइकियोमेट्री 2 है तो माइनस में 1/2 कर दीजिए, माइनस में 1/2, इसका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा माइनस में 1/2 DSO2 अपॉन dt। O2 का स्टोइकियोमेट्रिक 1 ही है तो ये लिख नेगेटिव में रहेगा क्योंकि रिएक्टेंट है, DO2 अपॉन dt। SO3 प्रोडक्ट है तो इसको पॉजिटिव में करेंगे, लेकिन स्टोइकियोमेट्रिक 3 है तो बटे में आ जाएगा, तो 1/3 इक्वल टू पॉजिटिव में 1/3 DSO3 अपॉन dt हो जाएगा। ये चीज़ हो जाएगी आपकी। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये जहाँ पे आपका लिख रखा है dd, वहाँ पे आप डेल्टा भी लिख सकते हैं। ये हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है। ये जितनी भी क्वेश्चन आप लोगों ने भी जस्ट किया है, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3, ये डी की जगह पे आप डेल्टा भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं हो, ठीक है। डी की जगह पे आप डेल्टा भी यहाँ पे लिख सकते हो, वो भी सही है। डेल्टा H2 बाई डेल्टा T निगेटिव में रहेगा, डी की जगह डेल्टा रख दोगे तो एवरेज हो जाएगा, डी रखोगे तो इंस्टेंटेनियस रहेगा। आई होप कि ये क्लियर समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4, यहाँ पे मैं एक रिएक्शन दे रहा हूँ, 2N2O5 इक्वल टू 4NO2 प्लस O2। A concentration of NO2
concentration of NO2 increase by 1.6 into 10 के पावर माइनस 2 मोलर in 4 seconds. Then calculate two things. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग कैलकुलेट करिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन या इसी को बोल सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपीयरेंस, क्योंकि देखो NO2 आपका प्रोडक्ट साइड में है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। सेकेंड कैलकुलेट करना है आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। चलिए इसको सॉल्व करिए। अब ये रिएक्शन है 2N2O5 इक्वल टू 4NO2 प्लस O2। इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 लिखिए बोलिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लिख रहा हूँ NO2 के लिए, मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस प्रोडक्ट है ना NO2, इसका हो जाएगा पॉजिटिव में, प्रोडक्ट है NO2, पॉजिटिव में स्टैक्योमेट्री है 1/4, वो स्टैक्योमेट्री 1 में हो जाएगी 1/4 DNO2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन DT। तो मोलर कंसंट्रेशन NO2 को कितना दे रखा है, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ NO2 दे रखा है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 2 मोलर। तो यहाँ पे आपको DNO2/DT जो दिया है, DT कितना दे रखा है 4 सेकेंड, DT यहाँ पे टाइम दे रखा है 4 सेकेंड। तो ध्यान देना यहाँ पे जब रेट ऑफ रिएक्शन या नहीं सॉरी वेरी सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 मैंने यहाँ पे लिख लिया, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 में लिखा है। तो यहाँ पे स्टैक्योमेट्री नहीं रखेगा, रेट ऑफ रिएक्शन में स्टैक्योमेट्री आता है। तो ये 1/4 यहाँ से हटा दीजिए, सिंपल सा यही रहेगा। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO2 कितना हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO2 हो जाएगा आपका जितना दे रखा है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 2 दे रखा है, और टाइम 4 सेकेंड है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 0.4 इंटू 10 के पावर माइनस 2 आ जाएगा, यानी कि 4 इंटू 10 के पावर माइनस 3 आ जाएगा। सिंपल सा 4 इंटू 10 के पावर माइनस 3 मोलर पर सेकंड आ जाएगा, या मोल पर लीटर पर सेकंड आ जाएगा। ऐसे आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 निकाल लीजिएगा। इसमें क्या करना है, बस नेगेटिव में रखना है, जो वैल्यू आएगी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 उसको नेगेटिव में रखना है। बट आपको क्या करना है DNO2/DT से कंपेयर कर देते हैं। इसको आप ऐसे लिखिए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 रिएक्टेंट साइड में, यानी इसको आप किस में लिखोगे, निगेटिव में लिखोगे, यानी कि आप इसको लिखोगे माइनस में DN2O5 अपॉन DT। रिएक्शन को देख के लिखना है, रिएक्शन ऊपर है ये आपकी ये ओके। तो माइनस में DN2O5/DT इक्वल टू लिख सकते हैं, इक्वल टू पॉजिटिव में 1/2 DNO2/DT। 1/2 DNO2/DT क्यों लिख रखा है, तो क्योंकि आपका नहीं, यहाँ पे कुछ एक मिनट केमिकल रिएक्शन आप पहले ध्यान से देखिए। ये केमिकल रिएक्शन है ना 2N2O5 है, तो माइनस में 1/2 यहाँ पे रहेगा, वेरी सॉरी, माइनस में 1/2 आप यहाँ पे 1/2 करिए, और यहाँ पे 1/4 करिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ आएगा वही, फाइनली आएगा वही 1/2 ही आएगा। तो आप यहाँ पे 1/2 ही रखिए कट करने के बाद। लेकिन आई होप कि स्टेप को समझ आ गया होगा कैसे किए हैं। अब DN2O5/DT हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे DNO2/DT हमको पता है, ये 4 इंटू 10 के पावर माइनस 3 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रख देंगे 1/2 इंटू DNO2/DT का मान आया है 4 इंटू 10 के पावर माइनस 3, ये 4 इंटू 10 के पावर माइनस
3 सॉल्व कर लेंगे, 2 × 10⁻³ आ जाएगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 का वैल्यू ये आ जाएगा। अब ये आगे यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन आप एनसीईआरटी से चेक कर लीजिए। एनसीईआरटी में यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन वही है कि आप मोल पर लीटर पर सेकंड होगा, इसको आप पढ़ेंगे तो वही आएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। ये मोल पर लीटर आप कंसंट्रेशन की यूनिट होती है और टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो फाइनली मोल पर लीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, गैस इन गैसियस रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर, तो इस यूनिट हो जाएगी एटमॉस्फेयर पर सेकंड। एटमॉस्फेयर पर सेकंड 2 यूनिट है इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की, एक तो मोल पर लीटर पर सेकंड, दूसरी एटमॉस्फेयर पर सेकंड। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है आपका, एग्जाम्पल 4.1 इसको कर लेंगे आप लोग। आई होप क्या दिया है, फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ C4H9 ब्यूटाइल क्लोराइड की कंसंट्रेशन दिया है डिफरेंट टाइम पे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना है। रिएक्शन है ब्यूटाइल क्लोराइड को वाटर से कैसा रिएक्शन करवाया गया, ये बना ब्यूटेनॉल यानी C4H9OH + HCl। ये आपका टाइम दे रखा है और ब्यूटाइल क्लोराइड का कंसंट्रेशन जब इनिशियल टाइम था तो कंसंट्रेशन 0.1 था, फिर 50 सेकंड पे 100 सेकंड पे सब कंसंट्रेशन दे रखा है। आप इसको कंसंट्रेशन और टाइम देखते जाइए, कुछ नहीं है इसमें, मैं रूल बता दे रहा हूँ बस। ये इतनी वैल्यू भारी वैल्यू दे रखा है, सिंपल सा आपको क्या करना है इसमें, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, बस यही करना है। जिस 2 टाइम के बीच का रेट पूछे उसका मतलब जैसे मान लीजिए 50 और 0 के बीच में निकालना है, मतलब 0 से 50 के बीच में या 50 to 100 के बीच में, तो आपको क्या करना है, रेट एवरेज रेट कैसे निकालेंगे आप, एवरेज रेट आप इसे निकालेंगे। एवरेज रेट आपको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एवरेज रेट आप चेंज इन कंसंट्रेशन अपन चेंज इन टाइम, सिंपल सा करिएगा। जैसे मान लीजिए मैं कोई भी ले लेता हूँ, ये 2 ले लेता हूँ, तो फाइनल इन दोनों के बीच का रेट एवरेज रेट निकालना है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितनी है, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल, मतलब 0.0439 माइनस 0.0549 अपॉन 400 माइनस 300, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपका रेट एवरेज रेट आएगा। तो ऐसे आप किसी का एवरेज रेट निकाल सकते हो, किसी 2 के बीच का, इसका 2 के बीच का, ठीक है, इसके 2 के बीच का, इसके 2 के बीच का, किसी 2 के बीच के 2 कंसंट्रेशन को लेकर और 2 टाइम को लेकर एवरेज रेट आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब देख लीजिए इस पेज पे आपका पेज नंबर 98 पर आपको वही न्यूमेरिकल सॉल्व किया, कैसे किया मैंने बता दिया। एवरेज रेट निकालने के लिए आपको क्या करना है, एवरेज रेट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम कर देना है, तो वही ये टेबल है, आप आई होप कि आप कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे वही न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके बताया गया है विद द ग्राफ के साथ, तो इसमें कुछ नहीं है। प्रॉब्लम नंबर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है कि एवरेज रेट जो होता है, एवरेज रेट आप चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम से कर लोगे। एवरेज रेट अगर निकालना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, तो आप क्वेश्चन करने के बाद इतने 1.9 × 10⁻⁴ से मोल पर लीटर पर सेकंड से 1.4 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड। जैसे कि आप टेबल में देखिए, मैं टेबल पे ले चलता हूँ आपको। शुरू में जो कंसंट्रेशन आपकी आ रखी है, मतलब इनिशियल टाइम और 50 सेकंड के बीच का 1.9 × 10⁻⁴ आ रखी है यहाँ पे, × 10⁻⁴, और लास्ट की जो कंसंट्रेशन आपकी आ रखी है इस डाटा के अकॉर्डिंग एवरेज रेट आ रखी है 0.4 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड आ रखी है। तो ये एवरेज रेट हो गई। एवरेज रेट जो होती है, एवरेज रेट कैन नॉट बी यूज टू प्रेडिक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट। पर्टिकुलर इंस्टेंट किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन करनी है तो वहाँ पे एवरेज रेट आप नहीं अप्लाई करोगे, एवरेज रेट से प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए इंस्टेंटेनियस रेट लगाना पड़ेगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट आप पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे डिटरमाइन करोगे तो इंस्टेंटेनियस रेट निकल के आएगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट में आपका डिफरेंस थोड़ा सा हो गया। यहाँ पे इन्होंने वही चीज़ ग्राफ से दिखा रखा है। आर एवरेज, जैसा कि आप जानते हो, आर एवरेज डेल्टा लगाना है, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव में रहेगा, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव में रहेगा। और इंस्टेंटेनियस के लिए माइनस में डी आर बाई डी टी, प्रोडक्ट के लिए डी पी बाई डी टी पॉजिटिव में। तो इंस्टेंटेनियस ये पर्टिकुलर टाइम पे निकालोगे और एवरेज 2 है 2 टाइम इंटरवल के बीच में निकालोगे। ये चीज़ आपका हो गया। अब इस पर देख लीजिए आप वही, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको एग्जाम्पल 9.1 समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कुछ स्टोइकियोमेट्रिक डाटा से क्वेश्चन करवा रखा है। स्टोइकियोमेट्रिक का जरा देख लीजिए। मान लीजिए कि ये कंसीडर आप रिएक्शन कर लीजिए,
प्लस Cl2 इक्वल टू HgCl2। इसका आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। सिंपल सा लिख लेंगे, रिएक्टेंट साइड को नेगेटिव में लिखना है, प्रोडक्ट साइड को पॉजिटिव में। तो माइनस में Hg और Cl2 को नेगेटिव में लिखेंगे, स्टोइकियोमेट्री को बटे में मतलब 1 बाई कर देंगे। तो Hg का स्टोइकियोमेट्री 1 है, तो माइनस में डेल्टा Hg अपॉन डेल्टा टी। मैं यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ, ये आपकी रिएक्शन है ना, आपकी रिएक्शन है Hg प्लस Cl2 इक्वल टू HgCl2, ये रिएक्शन है। गुड। अब इसका आपको रेट लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। ये रिएक्टेंट को लिए R लिखना है, प्रोडक्ट के लिए P लिखना है। तो रिएक्टेंट को आपको नेगेटिव लिखना है और स्टोइकियोमेट्री को 1 बाई कर देना है। स्टोइकियोमेट्री सबकी 1 1 ही है, तो यहाँ पे माइनस में डेल्टा Hg अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू Cl2 का हो जाएगा माइनस में डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ब्रैकेट में Cl2 अपॉन डेल्टा टी। प्रोडक्ट का पॉजिटिव लिखना है, तो पॉजिटिव डेल्टा HgCl2 अपॉन डेल्टा टी। आई होप कि क्लियर होगा। किसी की रिएक्शन का आप देख के उसका रेट ऑफ रिएक्शन सिंपली लिख सकते हो, उसमें कुछ करना नहीं है। अब आप ऐसे, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे हमने अभी जस्ट प्रीवियस में डिस्कस कर लिए हम लोग, मतलब इसी वीडियो में पहले डिस्कस कर लिए हैं जस्ट कि HI 2HI प्लस HI 2HI प्लस 2HI इक्वल टू H2 प्लस I2। इसका रेट निकलेंगे तो आप रेट ऑफ रिएक्शन इसको ऐसे लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड को नेगेटिव में और स्टोइकियोमेट्री 1 बाई कर देंगे, तो देखो 1/2 और रिएक्टेंट है तो नेगेटिव में डेल्टा H बाई डेल्टा टी, और प्रोडक्ट साइड को पॉजिटिव में तो पॉजिटिव में डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी, और I2 को डेल्टा पॉजिटिव में डेल्टा I2 बाई डेल्टा। कोई भी रिएक्शन, ये रिएक्शन आपकी नीट में पूछी जा चुकी है, ये वाली रिएक्शन। तो इसका अगर आप इस रिएक्शन का रेट लिखना चाहते हैं, रिएक्शन जितनी भी लंबी हो, आपसे ये नहीं मतलब रिएक्शन कितनी लंबी है कितनी छोटी है, मतलब है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से। रिएक्टेंट साइड को आपको नेगेटिव में लिखना है, प्रोडक्ट साइड को पॉजिटिव में लिखना है। तो देखिए रिएक्टेंट साइड आपका Br माइनस है तो डेल्टा Br माइनस बाई डेल्टी नेगेटिव में रहेगा, स्टोइकियोमेट्री 5 है तो 1/5 हो जाएगा। तो ऐसे आप कर लोगे। और BrO3 माइनस में डेल्टा BrO3 माइनस डी टी, डेल्टा BrO3 अपॉन डी टी। 6H प्लस है तो माइनस 1/6 डेल्टा H प्लस अपॉन डेल्टा टी। 3Br2 प्रोडक्ट साइड में अब आ गए हो, प्रोडक्ट साइड में आपको पॉजिटिव में कंसंट्रेशन बताना है, तो 1/3 डेल्टा Br2 बाई डेल्टा टी। तो आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना है। ठीक है। और यहाँ पे फॉर ए गैसियस रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन गैसियस रिएक्शन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर की होती है। तो हेंस रेट कैन बी एक्सप्रेस एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। अगर गैसियस रिएक्शन है तो जो रेट हम लिखेंगे वो एक्सप्रेस करेंगे रेट ऑफ द चेंज, कंसंट्रेशन में नहीं बल्कि रेट ऑफ द चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इफ रिएक्शन गैसियस रिएक्शन है। तो फाइनली एग्जाम्पल 4.2 देखिए। एग्जाम्पल 4.2 रेड करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यह डीकम्पोजिशन ऑफ द N2O5 इन CClO4 एट 318 Kelvin हैज बीन स्टडीड बाय द मॉनिटरिंग the concentration of N2O5 in the solution. Initially, the concentration of N2O5 is 2.33 mole per liter, and after 184 minutes, it is reduced to 2.08 mole per liter. The reaction take place according to the equation. ये रिएक्शन ऐसी हो रही है, रिएक्शन दे रखी है 2N2O5 गैसियस है और प्रोडक्ट बन रहा है 4NO2 गैसियस प्लस O2 गैसियस। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना इन टर्म ऑफ हावर, मिनट एंड सेकेंड। हावर, मिनट एंड सेकंड के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करना है। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड। और सेकंड थिंग्स फाइंड आउट करना रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, मतलब रेट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ NO2। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज रेट निकालिए। एवरेज रेट का फार्मूला क्या होता है? एवरेज रेट इक्वल टू हम लोग पढ़ के आए एवरेज रेट चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, तो एवरेज रेट आप N2O5 का लिखोगे तो रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट का एवरेज रेट क्या हो जाएगा? ये स्टोइकियोमेट्री 2 है, रिएक्शन को ध्यान से देखिए, रिएक्शन 2N2O5 है ना। मैं इसको इधर से सॉल्व कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा साइड में। इसको यहाँ पे मैं छोटा करके, ओके गुड। अब आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको रिएक्शन है (2N2O5) इक्वल टू 4NO2
प्लस O2। इसका एवरेज रेट लिखेंगे तो ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। रिएक्टेंट साइड में नेगेटिव लगाया जाता है, स्टोइकियोमेट्रिक 1/1 में कर दिया जाता है। मतलब जो स्टोइकियोमेट्री पहले तो नेगेटिव करिए रिएक्टेंट का, इसका रेट लिखेंगे N2O5 को, तो माइनस में 1/2 T(N2O5) मोलर कंसनट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन dt। अब प्रोडक्ट साइड का पॉजिटिव में रहता है, पॉजिटिव में 1/4 TnO2 अपॉन dt। ऑक्सीजन का पॉजिटिव में ये भी रहेगा, प्रोडक्ट साइड में DO2 मोलर कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अपॉन dt। ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन तीनों की। बट हमको क्या फर्स्ट ऑफ फाइंड आउट करना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हावर मिनट एंड सेकेंड में। अब यहाँ पे आप DN2O5 की कंसंट्रेशन देखिए, जो DN2O5 की शुरू की कंसंट्रेशन थी इनिशियली 2.33 है, और आफ्टर 184 मिनट के बाद फाइनली उसकी कंसंट्रेशन घट के 2.08 हो गई है। तो हमको पता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन करेंगे, यानी कि माइनस में 1/2 N2O5 की फाइनल कंसंट्रेशन जो कि है 2.08, माइनस में इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 2.33। आप चेक कर लीजिए, बुक अपने सामने रखिए रहेगा, अपॉन टाइम कितना है, टाइम 184 मिनट है, टाइम 184 मिनट है, गुड 184 मिनट। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद आपका एवरेज रेट निकल के आ जाएगा 6.79 इंटू 10⁻⁴, जो कि मिनट में है ये, मोल पर लीटर पर मिनट आएगा। उसके बाद आप इसको हावर और सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, बेसिक है वो, हावर और सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि आपको दिख रहा है सोल्यूशन है आपके पास एग्जांपल ना, तो इसमें कुछ करना नहीं है। ओके, और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द NO2 कैसे निकालेंगे, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 में जो आपका रेट आया है, मतलब रेट ऑफ फ्रिक्शन जो आया है ये 6.79, ये आप लास्ट में किया भी है, इसको रेट ऑफ फ्रिक्शन की जगह वो वैल्यू पुटअप करेंगे, और DNO2/dt का मान आपका मोल पर लीटर पर मिनट में है, तो यहाँ पे 1/4 है, 1/4 इधर आ जाएगा, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं 1/4 DNO2/dt है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, डेल्टा NO2/ΔT, जब 4 इधर जाएगा तो ये 6.79 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको 2.72 इंटू 10⁻³ निकल के आ जाएगा। मैं मल्टीप्लाई करके देख ही लेता हूँ, अप्रॉक्स वही आएगा 2.72 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। ओके, तो आप एग्जाम्पल ऐसे कर लोगे। अब इंटेक्सिक्यूशन देख लीजिए, इंटेक्सिक्यूशन अब तक आपने जो रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन सीखा है, उसका इंटेक्सिक्यूशन इसी पर्पज से होता है कि आप उसकी प्रैक्टिस करिए, उस फार्मूले के, आपने फार्मूला सीखा है कि नहीं, सही से अप्लाई करना जानते हैं कि नहीं, इंटेक्सिक्यूशन इसीलिए होता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 4.1 इंटेक्सिक्यूशन 4.1 देखिए, 4.1 पूछ रखा है आपका, ध्यान से आराम से रीड करिए। फॉर द रिएक्टेंट आर कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पी में, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट चेंज फ्रॉम, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है कहाँ से कहाँ, फ्रॉम 0.03 मोलर टू 0.02 मोलर इन 25 मिनट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, बट अभी एक मिनट पहले पूरे क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। एंड कैलकुलेट, अब इसमें बताना है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और किस यूनिट में, टाइम यूनिट, यूजिंग यूनिट टाइम बाथ, मिनट और सेकंड दोनों में बताना है। ओके, देखिए रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, ये तो इनकी रिएक्शन है। उसके बाद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इन्होंने ΔCR चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन्होंने दे रखा है, कितने से कितना, शुरू में 0.03 मोलर था, बाद में 25 मिनट के बाद फाइनली वो कन्वर्ट हो गया 0.02 मोलर में। कितना टाइम लगा, टाइम 25 मिनट। अब एवरेज रेट हमको बताना है, हमको ऑलरेडी एवरेज रेट का फार्मूला पता है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है आर एवरेज इक्वल टू होता है, चूँकि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ये, तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन निगेटिव में होगा, निगेटिव ΔR अपॉन ΔT, यानी कि R फाइनल माइनस R इनिशियल अपॉन ΔT। तो R फाइनल कितना है 0.02, निगेटिव में रहेगा, ये निगेटिव में रहेगा, निगेटिव में
0.02 माइनस में 0.03 अपॉन मिनट में पहले निकालते हैं, मिनट और सेकंड दोनों में निकालना है ना। हाँ, ये मिनट में आएगा, मिनट। इसको सॉल्व कर लीजिए फर्दर, आर एवरेज निकल के आ जाएगा। आर एवरेज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 0.02 से 0.03 माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा 0.01 अपॉन 25 मिनट, माइनस माइनस पॉजिटिव आ जाएगा 0.01 अपॉन 25। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, 0.01 अपॉन 5 यानी कि 1 इंटू 10 के पावर माइनस 2 हो जाएगा अपॉन 25, 0.04 इंटू 10 के पावर माइनस 2। अब 1/25 1/25 करेंगे, 1/25 कितना आएगा, इतना तो आएगा 0.04। अब इसको फर्दर आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10 के पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर मिनट। ये मोल पर लीटर पर मिनट में आया है, पर मिनट में। अब इसको अगर सेकंड में हमको लाना है यही चीज़, तो क्या करना है सेकंड में लाने के लिए, सब यही रहेगा, कुछ बदलना नहीं है। बस आर एवरेज जहाँ पे 25 मिनट में है, 25 मिनट है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 25 मिनट 25 इंटू 60 सेकंड हो जाएगा। यानी आर एवरेज यहाँ पे निकल के आ जाएगा। आर एवरेज यहाँ पे सेकंड में निकालेंगे, आर एवरेज इक्वल टू वही रहेगा 1 इंटू 10 के पावर माइनस 2। 25 मिनट को सेकंड में 25 इंटू 60 कर देंगे। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो 10 के पावर माइनस 2 अपॉन 1500 एंड ये अप्रॉक्सीमेटली अगर आप कैलकुलेटर से काटेंगे तो 6.66 इंटू 10 के पावर माइनस 6 इतना करके आएगा मोल पर लीटर पर सेकंड में। मोल पर लीटर पर सेकंड, ये सेकंड में आ गया और ये मिनट में है, मोल पर लीटर पर मिनट। 4 इंटू 10 के पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर मिनट। ये एंटेस्ट क्वेश्चन आपका 4.1 का सोल्यूशन हो गया दोनों में। आर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मिनट में हो गया ये, और ये आपका सेकंड में हो गया, और ये आपका मिनट में आ गया। सॉरी उल्टा लिख गया, ये मिनट का है, ये सेकंड का है। ये मिनट का निकाल रखा है और ये सेकंड का निकाल रखा है। क्वेश्चन भी यही था। सेकंड क्वेश्चन मतलब 4.2 इंटेस्ट क्वेश्चन 4.2, इसको रीड करिए। इन रिएक्शन 2A कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, द कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीज फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट। कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। इसमें भी वही एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे रिएक्शन आपकी जो है वो रिएक्शन है 2A कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, 2A कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। ये आपका 2A रिएक्टेंट है, कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगेन डेल्टा C आपका दे रखा है, यानी कि डेल्टा C में C1 आपका है 0.03 यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, एंड फाइनल जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की C2 वो 0.03 नहीं है, कितना है C1 0.5 है, ऊपर वाले रिएक्शन का लिख दिया मैं 0.5 है। C1 0.5 है और C2 0.4 मोल पर लीटर है। टाइम कितना लग रहा है 0.5 से 0.4 होने में, 10 मिनट का टाइम है। यानी आपका यहाँ पे भी एवरेज रेट पूछ रहा है, वो एवरेज रेट आर एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही सिमिलर क्वेश्चन है, बस डाटा वैल्यूज चेंज कर दिया है। आर एवरेज निगेटिव में, चूँकि रिएक्टेंट की एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं, निगेटिव में डेल्टा C या नेगेटिव में डेल्टा R, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ये आपका फार्मूला आ गया। अब यहाँ पे आप बस डाटा पुटअप कर दीजिए, आ जाएगा आपका। डाटा पुटअप करेंगे यहाँ पे तो माइनस में आर फाइनल कितना है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन डेल्टा T। आर फाइनल है 0.4, मतलब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन 0.4, इनिशियल 0.5 अपॉन टाइम कितना है 10 मिनट। बस इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा। कैलकुलेट करने के बाद माइनस से फिर माइनस 0.4 से माइनस 0.5 करेंगे, माइनस में 0.1 अपॉन 10, माइनस माइनस पॉजिटिव मतलब 0.1 अपॉन 10, यानी कि ये आ जाएगा आपका 10 के पावर माइनस 2, और ये मिनट में था ना, हाँ मिनट में है, यानी ये आएगा मोल पर लीटर पर मिनट में, 10 के पावर माइनस 2 मोल पर लीटर पर मिनट। बट एक मिनट, वन करेक्शन, वेरी सॉरी, वन करेक्शन हो रहा है आपका यहाँ पे। ये मैंने कंसंट्रेशन के स्टैक्योमेट्री लेना भूल गया, ये स्टैक्योमेट्री में भी 2, तो आप जहाँ जहाँ क्या किए हो
सब सही है, बस आपको क्या करना है 1/2 यहाँ पे करना है, क्योंकि स्टैक्योमेट्री 1/, में चली जाएगी ना, 1/, यहाँ पे 1/, आप कर दीजिए 1/2। फिर यहाँ पर भी आपका हो जाएगा क्या 1/2, और जो आया है वैल्यू आपका इसमें भी 1/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फाइनल आंसर जो आपका आ जाएगा फिर 1/2 इंटू 10⁻²। इसको सॉल्व कर देंगे आएगा 0.5 इंटू 10⁻², यानी कि 0.005 मोल पर लीटर पर मिनट आंसर इसका आ जाएगा। ये आपका हो गया इंटेक्स क्वेश्चन 4.1 और 4.2। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, उसको डिटेल में बात करेंगे। एंड ये था आपका एनसीईआरटी केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स स्टार्टिंग, मतलब पार्ट फर्स्ट। इसके बाद और फर्दर पार्ट ऐसे रहेंगे, कंप्लीट करवाया जाएगा। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनाया जा रहा है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है, बट मेनली ये बोर्ड के पॉइंट, क्योंकि कंपटीशन का मैं एनसीईआरटी फिंगर टिप्स प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स प्रैक्टिस इसको करने के बाद आप भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है वो। इस वीडियो देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन कटेगा नहीं, कोई क्वेश्चन आप ऐसा नहीं कि नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत डिटेल में कर रहे हैं, और एनसीईआरटी को लेते हुए डिटेल में कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी को छोड़ रहे हैं, कोई लाइन छूट नहीं रही है। तो ये ध्यान देना है 12th वाले बच्चों को कि उनका बोर्ड इसमें कवर हो रहा है। इंटेक्स भी होगा, एग्जाम्पल भी होगा, और प्रैक्टिस भी होगी, सब होगा, कुछ छूटेगा नहीं। बट फिंगर टिप्स MCQ 11th वालों के लिए, क्योंकि 11th वाले के पास अभी टाइम है। 12th वालों के लिए यही चलेगा, ऐसे ही एनसीईआरटी कवर होगी थ्योरी डिटेल में, और अभी जब चैप्टर कवर हो जाएगा तो सैम्पल पेपर से जितने भी आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड में पेपर रहेंगे उसको कट करके केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर वाइज सॉल्व कर लेंगे, और इधर पूरा का पूरा डिटेल में एनसीईआरटी, और प्लस फिजिकल केमिस्ट्री है तो उसका जो बाहर का रहेगा उसको डिस्कस किया जाएगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड थैंक यू।